everyone to my channel. This is part 3 of Reading First, Unit 3, DSC, Introductory Development Economics. Reading First of Unit 3, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. In last video, we discussed the growing point, or let's start. This is quite apart from possibility that some countries, for instance, Middle East, may suffer from cultural aversion to saving. In last video, we left from this part of problems of capital formation, the effects of propensity to save, ये कर रहे थे हम, और यहाँ तक हो गया था हमारा. इसके बाद So this is quite apart from possibility that some countries, for instance, जैसे कि कुछ countries जो कि जैसे कि मिडिल ईस्ट सफर करते कल्चरल एवर्जन टू सेविंग. अब ये कैसे होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशनल डोमेस्टिक फॉर्म्स ऑफ conspicuous consumption. ड्यू टू ट्रेडिशनल डोमेस्टिक फॉर्म ऑफ कंस्पिशियस कंजप्शन के कारण कल्चरल एवर्जन टू होता है सेविंग में इन कंट्रीज सच एज मिडिल ईस्ट. कंस्पिशियस कंजप्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. क्या होता है? द डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर क्रिएट्स एन एडेड डिफिकल्टी, और इसी में डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर अगर ऐड हो जाता है कंस्पिशियस कंजप्शन में तो ये इनके लिए एक एडेड डिफिकल्टी है. ओनली व्हेन इट लीड्स टू स्विच फ्रॉम नेटिव टू इंपोर्टेड फॉर्म्स ऑफ कंजप्शन. ओनली जब तब नेटिव या टू इंपोर्टेड फॉर्म्स ऑफ कंजप्शन डज इट impose no additional strain on saving capacity. और आगे बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंजप्शन है कैन इंटरेक्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज. जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंजप्शन है वो वैरायटी ऑफ वेज में इंटरेक्ट कर सकती है. जैसे कि लैंड ओनरशिप एक मीन्स है सुपीरियर सोशल स्टेटस का और प्रेस्टीज का. सो द सेविंग्स ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर हैबिचुअली डिवोटेड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट. जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स है उनकी हैबिट ये है कि टू परचेज ऑफ लैंडेड एस्टेट्स. तो लैंड ओनरशिप ऐसा वे है जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंजप्शन को इंटरेक्ट करवाता है. द सेलर्स ऑफ द लैंड इन टर्न often use the funds for urban forms of consumption or need the money to pay off debts because they have already succumbed to the temptation of modern way of living. यहाँ पे modern way of living के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया. Last, the general terms of the possible significance of the demonstration factor can be considered in conjunction with well-known classical model. अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके अलावा ये है क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. इसमें रिकार्डियो क्या कहते हैं? ये क्लासिकल मॉडल रिकार्डियो का है. फेमस जो इलस्ट्रेशन ये है द कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये क्या है? कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल, द क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गिवन बाय रिकार्डियो. ये कहता है कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं कि Portugal 80 hours of labor. It takes Portugal 80 hours of labor to produce a gallon of wine. एक गैलन ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने के लिए पोर्टुगल को 80 आवर्स लगते हैं और 90 आवर्स लगते हैं एक यार्ड ऑफ क्लोथ को बनाने में. सेम इंग्लैंड को लेबर कॉस्ट लगती है वाइन और क्लोथ को बनाने के लिए. इसमें 80 आवर्स लगते हैं, इसमें 120, और क्लोथ को बनाने में इसको अगर 90 लगते हैं तो इसको 100 आवर्स लगते हैं. तो इंग्लैंड हैज अ लोअर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो इंग्लैंड के पास लोअर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है एंड मस्ट बी कंटेंट विद लोअर रियल इनकम देन पोर्टुगल. तो इनकी रियल इनकम भी कम होगी एज कंपेयर टू पोर्टुगल. तो ट्रेड विल टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद कंपैरेटिव कॉस्ट. जो कंपैरेटिव अभी हमने बात की कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल, तो जो ट्रेड होगा वो अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव कॉस्ट के होगा. पोर्टुगल एक्सपोर्टिंग वाइन, पोर्टुगल क्या वाइन को एक्सपोर्ट करेगी. क्यों? क्योंकि इसके 80 आवर्स ऑफ लेबर लग रहे हैं तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उनको ज्यादा फायदा होगा इसमें. और इंग्लैंड है वो किसको एक्सपोर्ट करेगा? क्लोथ को, क्योंकि क्लोथ में 100 आवर्स लग रहे हैं, कम आवर्स लगते हैं. तो देयर सीम्स नो रीजन व्हाई ट्रेड शुड नॉट बैलेंस. कोई रीजन नहीं है कि ट्रेड बैलेंस नहीं हो पाएगा. With a modern difference in productivity and income level, the possible interdependence of national consumption function can be improved. एक moderate difference in productivity और income level में एक इंटरडिपेंडेंस कर देता है नेशनल कंजप्शन फंक्शन पे, जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता. जो ट्रेड मॉडल है वो एक पैटर्न ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है जो कि वुड स्टिल बी सेम इफ द प्रोडक्टिविटी व्हाइल रिमेनिंग अनचेंज्ड इन इंग्लैंड. सेम रहेगा यही मॉडल
अगर प्रोडक्टिविटी अनचेंज नहीं होगी इंग्लैंड में और इंक्रीज इन पर्टिकुलर टू अ पॉइंट वेयर एनी ओनली 8 आवर्स ऑफ लेबर वर नीडेड फॉर वाइन, और पोर्टुगल में ये इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। कैसे? क्योंकि 8 आवर ऑफ लेबर लग रही है उनको वाइन प्रोड्यूस करने में और 9 आवर लग रहे हैं क्लोथ में। एज अ रिजल्ट अ डिस्क्रिपेंसी इन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड हेंस रियल इनकम, while Portugal has a large margin of saving। उनके पास लार्ज मार्जिन ऑफ सेविंग होगा क्योंकि इनके आर कम लग रहे हैं वाइन को प्रोड्यूस करने में, सो ऑफ सेविंग अवेलेबल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेशन। फेस द अट्रैक्शन ऑफ पोर्टुगीज लिविंग स्टैंडर्ड, और इंग्लिश क्या कर, इंग्लिश लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं वो एक अट्रैक्शन फेस करेंगे पोर्टुगीज को लिविंग स्टैंडर्ड के। क्यों? क्योंकि इनकी मार्जिन ऑफ सेविंग बढ़ी है, सेविंग बढ़ने के कारण इनकी आगे की कंजम्पशन बढ़ेगी, आगे की नई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड राइज होगा, तो अनएबल टू सेव एनी पार्ट ऑफ देयर इनकम। सो इंग्लैंड वाले इनको देख के अट्रैक्ट होंगे और अपनी कोई इनकम को सेव नहीं कर पाएंगे। इंसिडेंटली एज वेल we explained in a moment, England would probably suffer in these circumstances from difficulties in balancing her external accounts। So England suffer करेगा difficulties को external accounts को balance करने में। So इसमें यही बताया गया है comparative cost principle model of Ricardo जो दिखाया गया है यहाँ पे। So ये भी आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं सो दैट की एडवांटेज मिले आपको। तो एंटी डिपेंडेंस ऑफ कंजप्शन फंक्शन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द चॉइस बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग। जो एंटी डिपेंडेंस है ऑफ कंजप्शन फंक्शन ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है कंजप्शन और सेविंग के बीच की चॉइस को। द हाइपोथेसिस सीम एप्लीकेबल टू सम एक्सटेंट इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंटरपर्सनल लेवल पर भी ये हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है। सो ऑलरेडी इंडिकेटेड, तो इंटरनेशनल डिस्पैरिटी कैन इनहेबिट नॉट ओनली वॉलंटरी प्राइवेट सेविंग बट आल्सो यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जो इंटरनेशनल डिस्पैरिटीज हैं वो वॉलंटरली प्राइवेट सेविंग को इनहिबिट करती हैं और इसके साथ साथ पब्लिक फाइनेंस को भी यूज करती हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सो आई डोंट नो विश टू एग्जीक्रेट द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्पैरिटी। एक पुअर कंट्री जो कि डिफिकल्टी फेस करती है माइट फाइंड इट एक्सट्रीमली हार्ड टू प्रोड्यूस एनी सेविंग फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इवन इफ इट न्यू नथिंग अबाउट हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इन आउटसाइड वर्ल्ड। एक पुअर कंट्री जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्टी फेस करती है सेविंग प्रोड्यूस करने में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इवन उसको अगर हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आउटसाइड वर्ल्ड में कितनी हाई कंजप्शन हो रही है, फिर भी उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है सेविंग में। तो जो विशियस सर्कल है वो कीप्स डाउन द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ कैपिटल इन लो इनकम एरियाज इज बैड इनफ बाय इटसेल्फ। सो जो विशियस सर्कल है वो कीप्स डाउन कर देता है वो डोमेस्टिक सप्लाई को of capital in low income areas अपने आप। My point is रेगनर का पॉइंट ये है मेनली कि it made even worse by stresses that arise from relative as distinct from absolute poverty। How much worse is the question that cannot be precisely determined. It is a matter of judgment or one that presumably varies from country to country। अब हम बात करते हैं effects of balance of payments। Balance of payment क्या होता है? जहां इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट होते हैं और ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन नेशंस। पुअरर नेशंस इन कंट्रारी विथ रिचर, पुअरर नेशन रिचर के कंट्रास्ट में फील कंटिन्यूअली इंपेल्ड टू कीप देयर मनी इनकम्स एंड आउटलेस अबव व्हाट इज वारंटेड बाय देयर ओन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। जो रिचर और पुअर के बीच में जो ये गैप होता है कॉज ऑफ इनकम, ये आउटले करता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और द रिजल्ट इज एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा जो पुअर कंट्रीज हैं उनके होम पे और परसिस्टेंट टेंडेंसी टुवर्ड्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट रिचर और पुअर के गैप के कारण कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट होगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिसबैलेंस होगा। एक पॉपुलर थ्योरी है ऑफ पोस्ट मार्केट की डॉलर शॉर्टेज, जो हमने पहले ही देखा कि यूनाइटेड नेशन के अलावा और
वर्ल्ड वाइड डॉलर शॉर्टेज है, ran in terms of the general level of productivity. ये जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द कंट्रीज को डिफाइन करता है. इट्स नॉट कॉमन सेंस अप्रोच. ये कॉमन सेंस अप्रोच लगती है कि एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये है कि यूनाइटेड स्टेट हैव एक्वायर्ड सच अ कमांडिंग superiority in lines of all lines of production, especially in manufacturing industry, that it could outsell all countries in the world market and so develop an export surplus, which of course was an import surplus, a balance of payment deficit for other countries. ये कंट्री ये डेफिनेशन ये कहती है डॉलर शॉर्टेज की जो जनरल प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस में ये बात करती है कि यूनाइटेड स्टेट ने इतनी कमांड कर ली है सुपीरियोरिटी कि ऑल लाइंस ऑफ प्रोडक्शन में, मेनली मैन्युफैक्चरिंग में, इनको एक्सपोर्ट सरप्लस मिलता है. एक एक्सपोर्ट सरप्लस इन्होंने बना लिया है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होता है, जब हमारा इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है. मतलब हम कोई भी गुड्स को अदर कंट्रीज को इंपोर्ट कम करते हैं और अदर कंट्रीज से गुड्स एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप कर लिया था एक्सपोर्ट सरप्लस. और अदर कंट्रीज के लिए, और जो कि इंपोर्ट सरप्लस था अदर कंट्रीज के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, और उसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स अपने पेमेंट्स को बैलेंस कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था उनका सब कुछ, और अदर कंट्रीज के लिए डॉलर शॉर्टेज की कंडीशन बन गई थी. सो द फॉर अदर कंट्रीज ये बताया गया कि अदर कंट्रीज के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था. सो दिस थ्योरी, ये कॉमन सेंस अप्रोच है. दिस थ्योरी विच वाज हेल्ड बाय सम प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट गेन्ड अ वाइड सर्कुलेशन सिंस मोस्ट लेमन फाउंड इट इजियर एंड ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन. ये कुछ प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स के बाय दी गई ये थ्योरी है, और ये इसलिए ज्यादा वाइड सर्कुलेट हुई क्योंकि ये इजी और ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है. क्लासिकल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है हैज अ डिवास्टेटिंग आंसर टू दिस थ्योरी. अब आगे क्लासिकल स्कूल ऑफ जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो इस थ्योरी को आंसर करते हैं कि करते हैं उस थ्योरी को नाम देते हैं द थ्योरी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. अब ये क्या डिस्कस करता है, ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज गवर्न नॉट बाय एब्सोल्यूट बट बाय कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी. ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड एब्सोल्यूट से ना होकर कंपैरेटिव डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी से गवर्न किया जाता है. कंजक्शन विद द रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज से कंजक्शन में. विद द प्रॉपर exchange rate, a country can always balance external costs. एक कंट्री जहां पे एक प्रॉपर एक्सचेंज रेट होता है तो वहां पे बैलेंस रहता है एक्सटर्नल अकाउंट्स का. इवन इफ इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज इट हैज अ मच लोअर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. अगर इसकी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में ओवरऑल लोअर प्रोडक्टिविटी है. At a certain rate of exchange, it should be able to export articles in which it has the least absolute disadvantage. एक certain rate of exchange पे it should be able to export articles को export करने में able होगा, और the least absolute disadvantages की while import करते वक्त greatest disadvantage होगा in terms of productivity. I myself जो थ्योरी है, जो ऑथर है इस थ्योरी का रैगनर नोवसे, वो कहते हैं कि जो क्लासिकल आंसर है उनके लिए कन्विंसिंग है, उनके लिए वो सही है, एक्सेप्ट इसके अलावा कि फॉर स्पेशल केसेस के छोड़कर जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई जैसे कंसेप्ट को, और सच दैट नो चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ, जैसे कि इलास्टिसिटी और डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आता, और अपवर्ड और डाउनवर्ड कैन ब्रिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इक्विलिब्रियम. और आगे ऑल्सो थ्योरेटिकली कंसीवेबल, इट सीम्स इन प्रैक्टिस अनलाइकली दैट elasticities over the whole relevant range should happen to the precisely. Elasticity precisely होनी चाहिए at or the near critical point at which the precise system is incapable of restoring balance. जो price system incapable होगा of restoring imbalance due to elasticities over the whole relevant range should happen precisely.
ताकि बैलेंस रिस्टोर कर सके। टू बिल्ड द explanation of a persistent or persistently recurrent international disequilibrium on such special cases does not seem plausible. There must be, one would think, on a wider explanation. Wider explanation के बारे में सोचना चाहिए of disequilibrium जो कि persist करे, जो persist करना चाहिए। और was that a lack of balance in international trade can continue only because some countries insist on trying to live beyond their means and are constantly tending to expand money income above their productive level of productivity. जो क्लासिकल व्यू है वो ये कहता है कि लैक ऑफ बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड पर तभी कंटिन्यू होगा जब, इसीलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि सम कंट्रीज इंसिस्ट कर रही है टू ट्राई टू लिव बियॉन्ड देयर मीन्स, अपने मीन्स से बियॉन्ड लिव करने की को ट्राई कर रही है और कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रही है अपनी मनी इनकम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से ऊपर, अबव। वी में एक्सेप्ट दिस प्रोपोर्शन, हमें इस प्रोपोर्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस स्टेटमेंट को एज अ फैक्ट नोट करना चाहिए। और व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, इज दैट वी हैव फाउंड अ सिंपल जनरल हाइपोथेसिस, एक जनरल हाइपोथेसिस फाउंड किया है टू अकाउंट फॉर द टेंडेंसी ऑफ सम कंट्रीज टू लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। To live beyond their means, we reject the simpler form of productivity theory of dollar shortage. इसमें डॉलर शॉर्टेज की प्रोडक्टिविटी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया है, yet we seem to reach by the back door, as it were, a theory of balance of payment disequilibrium based similarly upon differences in general level of productivity. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है वो बेस्ड है सिमिलरली उन डिफरेंसेस पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट हियर द, यहाँ जो कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल है वो फुली रिस्पेक्टेड है, उसे फुली वेलकम किया गया है। इज दैट डिस्क्रिपेंसीज इन प्रोडक्टिविटी एज सच आर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं प्रोडक्टिविटी में, एज सच उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम के लिए। हाउएवर प्रोडक्टिविटी डिटरमाइंस रियल इनकम, प्रोडक्टिविटी रियल इनकम डिटरमाइन करती है और ऑन इंटरनेशनल बेसिस द डिस्क्रिपेंसीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आर रिफ्लेक्टेड इन डिस्क्रिपेंसीज इन रियल इनकम लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसे कि जो डिस्क्रिपेंसीज इन रियल इनकम लेवल होती हैं वो क्रॉस कंट्रीज डिफरेंट होती है, हेंस इन द कंजप्शन लेवल एज वेल, और इसी के कारण उनका कंजप्शन लेवल भी डिफरेंट होता है। तो डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट टेंड टू रिजल्ट इनडायरेक्टली फ्रॉम द डिफरेंसेस इन जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये इनडायरेक्टली डिफरेंसेस इन जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट है और नॉट बिकॉज, इसका कारण ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट कॉस्ट एंड कॉम्पिटिटिव पावर इन वर्ल्ड मार्केट, नॉट बिकॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री नेसेसरली आउटसेल्स ऑल इन ऑल लाइन्स, बट बिकॉज ये इसके डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इनडायरेक्टली लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के कारण होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी किसी कंट्री का एक्सपोर्ट कॉस्ट या फिर कॉम्पिटिटिव पावर को मार्केट में डिस्क्राइब करती है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटसेल कर देती है अदर्स जो भी इन कॉम्पिटिशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो एक कंट्रीज प्रोडक्टिविटी उसके रियल इनकम और कंजप्शन लेवल को डिटरमाइन करती है, एंड बिकॉज इसकी वजह से डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ लिविंग आ जाता है, लेवल ऑफ लिविंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं व्हेन दे आर वेरी लार्ज। अगर वो डिफरेंसेस बहुत बड़े होते हैं और वाइड होते हैं, वाइडली नोन एक्सरसाइज एंड अपवर्ड प्रेशर, तो एक अपवर्ड प्रेशर होता है कंजप्शन प्रोपेंसिटी पे ऑफ द रूरल कंट्रीज। तो अब आगे रेगनर कहते हैं, आई हैव बीन इम्प्रेस्ड फॉर सम टाइम विद द इंपॉर्टेंस ऑफ अनइक्वल वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं कि जो अनइक्वल वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इन द कंट्री, सम कंट्रीज आर एडवांस इन
income distribution and some are lack of the income distribution. So the Regner, the author of this theory, is impressed by the importance of unequal wealth or in the operation of international monetary mechanism में जो unequal wealth और income का distribution है वो इसको importance देते हैं author और कहते हैं the gold standard was never universal. जो gold का जो standard था वो हमेशा से universal नहीं था. Many countries were too poor to hold reserves adequate. बहुत सारी countries थी जो poor थी और reserves को hold करने में adequate नहीं थी और over cyclical and other short-term fluctuations in their balance of payments and hence found it particularly difficult to adhere to a system of stable and unrestricted exchanges. So एक country के लिए balance of payment difficult था as a system stable करना और unrestricted changes को apply करना. तो poorer countries are naturally impatient. जो poorer countries होती हैं वो naturally impatient होती हैं to spend their foreign earnings on badly needed imports. तो वो अपनी जो foreign earnings होती हैं उसको जो imports होती हैं उस पर spend कर देती हैं जो जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है and tend to place a low priority on the maintenance or accumulation of foreign exchange reserves. और मेनली वो सभी अपना फॉरेन अर्निंग्स है उसको इंपोर्ट्स पर स्पेंड कर देती है इसके बजाय उन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन रिजर्व और उसके मेंटेनेंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स पे जो फॉरेन अर्निंग्स उन्हें मिलती है. टू सम एक्सटेंट अगेन वी फाइंड ऑन इंटरनेशनल प्लेन की वी फाइंड अमंग इंडिविजुअल्स the holding of cash balance of a size that would consider normal by a rich man might be felt a poor man is wasteful of to do. जो cash balance holding है वो size according to a poor man wasteful luxury हो सकता है जो एक rich man ने कर रखा है. For example, अगर कोई गाड़ी है तो rich person के पास वो महंगी गाड़ी है और वही poor आदमी के लिए normal गाड़ी है तो according to poor man वो महंगी गाड़ी उसके लिए वेस्टफुल लग्जरी हो सकती है. और ऐसी कोई भी चीज जो बेसिक नेसेसिटी या फिर अकॉर्डिंग टू अ पुअर मैन वेस्टफुल लग्जरी है वो रिच मैन के लिए रिच मैन ने जो कमोडिटी होल्ड कर रखी है वो पुअर मैन के लिए एज अ वेस्टफुल लग्जरी हो सकती है. द परसिस्टेंट टेंडेंसी ऑफ पुअरर कंट्रीज to overspend on international account is only another aspect of low priority they place on international cash reserves. जो poorer countries की tendency है to overspend international account ये एक another aspect है low priority का जो वो foreign investing या फिर international cash reserves को देते हैं. Indeed of their relative poverty. There seems to me to be some basis for the idea, therefore, that there is something like a natural tendency towards disequilibrium in balance of payment between a rich and a poor country. I would only add once more that this is so not because of rich countries' high productivity, making for low export prices and great comparative strength. But mainly ये इसलिए हुआ है कि poor country की जो propensity to spend है वो इसका रीजन है किसका कंट्रीज हाई प्रोडक्टिविटी मेकिंग का which for the reason described tends to be excessive in relation to its own capacity to produce. जो propensity to spend है वो ज्यादा है excessive है as compared to their own capacity to produce. So in these circumstances अब एक classical prescription है वो है stop inflation and adjust exchange rate. इन्फ्लेशन को स्टॉप करके एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना चाहिए वो यहाँ वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा है. Many countries seem to find it peculiarly difficult to apply. बहुत सारी कंट्री peculiarly इसको डिफिकल्टी फेस करती हैं अप्लाई करने में. When tried made help for a while but then inflationary pressure continued. जब वो ट्राई करते हैं एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने का तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर
उन्हें ये करने से रोकता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम रीअपियर्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम फिर से रीअपियर हो जाता है, जिससे और एटलीस्ट टेंड्स टू रीअपियर, और या फिर टेंड करता है रीअपियर करने का, मतलब रीअपियर होने लगता है। Being possibly held in check by import restriction and exchange controls, इंटरनेशनल इनकम डिस्पैरिटीज जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं by causing a direct increase in demand for imported goods. Imported goods की डिमांड में एक डायरेक्ट इंक्रीज करके इंटरनेशनल इनकम डिस्पैरिटीज बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। जो इमिटेशन इफेक्ट है ऑपरेट इक्वली वेल ऑन द डिमांड फॉर लीजर। जो इमिटेशन इफेक्ट है वो इक्वली ऑपरेट करता है डिमांड फॉर लीजर पर, और सर्विसेज और गुड्स दैट कैन नॉट एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैन इनडायरेक्टली इफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन मच द सेम वे एज वेयर इंपोर्ट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। जो इमिटेशन इफेक्ट है वो डायरेक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो इफेक्ट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड पे, ऑपरेट करके इक्वली ऑन डिमांड फॉर लीजर पर, और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है जहां वो इंपोर्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। द थ्योरी डज नॉट डिपेंड ऑन डिमांड फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम एडवांस कंट्रीज, सो इन रियलिटी दिस इज अनडाउटली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर है वो इंटरनेशनल ट्रेड पर ऑपरेट करता है डायरेक्टली on the demand for American products. One might ask why a persisting disequilibrium of this sort did not arise in 19th century. ये इस तरह का सेम disequilibrium 19th century में क्यों arise नहीं हुआ? Similarly, one country was far ahead in productivity. ऐसे ही similarly एक country की productivity और real income ज्यादा थी, namely Great Britain, चूंकि Great Britain था। One could point out certain episodes of sterling shortage. एक sterling shortage in 19th century का यहाँ पे डाटा दिया गया है कि but there was no persistent disequilibrium and the term sterling shortage was not known. वहां पे कोई persistent disequilibrium नहीं था, और जो टर्म है sterling shortage was not known. But why not? क्यों ये टर्म नॉन में नहीं थी? फर्स्ट, द एब्सोल्यूट डिस्क्रिपेंसीज इन रियल इनकम लेवल मस्ट हैव बीन स्मॉलर। जो डिस्क्रिपेंसीज हैं रियल इनकम लेवल में और कंजप्शन लेवल में वो स्मॉलर रही होंगी, कम रही होंगी, और जो डिस्क्रिपेंसीज इन कंजप्शन स्टैंडर्ड है वो भी कम रही हो सकती हैं। इन व्यू ऑफ इंग्लैंड्स हाइपरपेंसिटी टू सेव, किसके रिगार्ड में? इंग्लैंड की हाइपरपेंसिटी टू सेव की contrast में, which was favored by Puritan mentality of new industrial middle class, जिससे new industrial middle class का emergence हुआ। सेकंड क्या हो सकता है? Contact and communication among nations, जो कि was not close, जो आज के टाइम पर जितना क्लोज है कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन उतना क्लोज उस टाइम में नहीं रहा होगा। फर्स्ट की डिस्क्रिपेंसीज कम हुई होंगी रियल इनकम और कंजम्पशन में। सेकंड इज दैट कि कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन वाज नॉट क्लोज जो जितना आज है। सिनेमा, रेडियो, एविएशन तब नहीं एग्जिस्ट करते थे। थर्ड हो सकता है ब्रिटेन प्रैक्टिस कमर्शियल पॉलिसी, एक कमर्शियल पॉलिसी प्रैक्टिस करता है जिसमें यूनिलेटरल अबोलिशन ऑफ ऑल टैरिफ प्रोटेक्शन, जिसमें अबोलिशन टैरिफ प्रोटेक्शन, जो टैरिफ प्रोटेक्शन होता है, टैरिफ मींस एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रेड में जो टैरिफ लगता है इंपोर्ट के एक्सपोर्ट पर, वो अबोलिश होगा और वाज नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटरी टैरिफ बार्गेनिंग। जो प्रिंसिपल ऑफ टैरिफ बार्गेनिंग है वो इतना बाउंड नहीं हुआ होगा। फोर्थ इज द ब्रिटेन एक्सपोर्टेड कैपिटल ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एंड ऑन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल। और ये भी हो सकता है कि ब्रिटेन का जो कैपिटल है वो लार्जली ऑलमोस्ट लार्ज स्केल पर कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट होता था। और 100 years ago, for all these reasons, the acceptance of equilibrium as the normal state towards the international balance of payment always tended to be not highly realistic.
और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी ऑन इंटरनेशनल प्लेन, ये इतनी वाइल्डली अनरियलिस्टिक नहीं थी। जेएस मिल इसके बारे में कहते हैं कि फॉरेन कॉमर्स इन इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉरेन जेएस मिल बताते हैं फॉरेन कॉमर्स इन इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। और फॉरेन कॉमर्स विदेश की जो कॉमर्शियल जो एक्टिविटी उसके बारे में, और इसकी नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है उसके बारे में जेएस मिल बताते हैं। मोर रिसेंटली जो बैरेट वेन है वो अपना क्लासिकल व्यू एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं कि जो आइडिया है कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल टेंडेंसी टू इक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल ट्रेड इज सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ होल थ्योरी, कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम की। अगर आपको याद होगा लास्ट सेमेस्टर या उससे पहले वाले सेमेस्टर में एक इनविजिबल हैंड की थ्योरी थी कि मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके जैसी इसी थ्योरी है बैरेट वेन की, जो कहते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड में जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, और ये एक सेंट्रल प्रिंसिपल है होल थ्योरी ऑफ आर जो सब्जेक्ट है उसका। ये एक नोट ऐड करते हैं स्केप्टिज्म का, जो ये है कि जस्ट फॉर दैट रीजन, इसी रीजन के कारण, नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के कारण, ट्रूथ मस्ट नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड टू रेडिली। जो ट्रूथ है उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इवन द इनकम अप्रोच, जो इनकम अप्रोच है टू एडजस्ट मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, although it discloses a possibility of persistent imbalance due to saving leakage in multiplier process। जो इनकम अप्रोच है टू एडजस्ट मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो डिस्क्लोज करती है एक पॉसिबिलिटी ऑफ इम्बैलेंस, क्योंकि सेविंग लीकेज जो मल्टीप्लायर प्रोसेस में होती है उसके कारण। मल्टीप्लायर प्रोसेस के दौरान जो सेविंग लीकेज होती है वो रीजन हो सकती है इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और स्टिल कंफर्म्स द आइडिया दैट देयर इज ऑल इवेंटर टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इन द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, जिस वर्ल्ड में हम लिव कर रहे हैं, इट मे बी दैट दिस आइडिया हैड बेटर बी कंसाइन्ड टू अ सब्सिडरी पोजीशन। It is not at least equally plausible to say that in such a world जो डिसइक्विलिब्रियम है वो नॉर्मल स्टेट है और नेचुरल टेंडेंसी है इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या ये सही है ये कहना कि डिसइक्विलिब्रियम एक नॉर्मल स्टेट है और जो नेचुरल टेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड का? द इन्फ्लेनेटरी प्रेशर, जो इन्फ्लेनेटरी प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफिकल्टीज है इन नाउअडेज tends to result from discrepancies in income and consumption level। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज है, ये रिजल्ट है जो डिस्क्रिपेंसीज हो रही है रियल इनकम और कंजम्पशन लेवल में उसका। आर नॉट एज सच बेसिक ट्रबल, ये तो एक एज सच बेसिक ट्रबल नहीं है, ये एक सिम्टम है। दे कुड कंसीवेबली कम फ्रॉम इंक्रीज डोमेस्टिक कैपिटल आउटलेस एंड नॉट फ्रॉम कंज्यूमर स्पेंडिंग। ये डोमेस्टिक कैपिटल में जो इंक्रीज हो रहा है, डोमेस्टिक कैपिटल आउटलेज में जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से मेनली हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर की स्पेंडिंग की वजह से। तो जो रियल ट्रबल है वो क्या है? द रियल ट्रबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटल सप्लाई इज दैट कि जो ग्रोइंग डिस्पैरिटी ग्रो हो रही है किसके बीच में? रियल इनकम लेवल डिफरेंट कंट्रीज in poorer countries to increase consumption or attempts to increase at increasing consumption rather than to increase investment। रियल ट्रबल ये है कि जो इनकम लेवल में जो डिस्क्रिपेंसीज है पूरर कंट्रीज में, वो कि इंक्रीज कंजप्शन और अटेम्प्ट एट इंक्रीजिंग कंजप्शन होना चाहिए, इसकी बजाय कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए। हमें इनकम लेवल को इंक्रीज करना चाहिए, ना कि कम इन्वेस्टमेंट को। एट एनी रेट इट पुट्स अ ब्रेक और इंक्रीज इन सेविंग, जो कि इंक्रीज इन सेविंग पे ब्रेक करे
एज एंड व्हेन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, जब इनकम और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए. It is for this reason that international income disparities may have to be treated not merely as a source of strain in the balance of international payment, but actually as an impediment in domestic saving and capital formation in poor countries. So, इसी रीजन के कारण इंटरनेशनल इनकम डिस्पैरिटी है, उन्हें ट्रीट किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन किसको, स्ट्रेन एज अ सोर्स यूज किया जाता है इन्हें एज अ बैलेंस, इन बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, बट एक्चुअली ये इम्पिडेंट है डोमेस्टिक सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन पुअर कंट्रीज. सो इंटरनेशनल इनकम डिस्पैरिटीज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट का स्ट्रेन होने के साथ साथ एक्चुअली इम्पिडेंट है डोमेस्टिक सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन इन पुअर कंट्रीज के लिए. सो द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज द डेफिसिट सॉल्यूशन एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन. जो अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, वो है डेफिसिट सॉल्यूशन और इकोनॉमिक आइसोलेशन. दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट. This is all for today. Please subscribe my channel and like the video if you like my video. So please share it with your friends so that I will continue to post such more videos. Thank you for watching my video.